सबसे पहले रेड रॉट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम या फाल्केटम, ये जैसे कि आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, जो ड्यूटेरोमाइकोटिना के ग्रुप की फंजाई हैं वो इम्परफेक्ट होती हैं। इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण होती हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। तो इनकी एक परफेक्ट स्टेज और होती है जो दूसरी फंजाई पर ये पूरा करते हैं। जनरली ये एस्कोमाइसिटीज की फंजाई है। इसकी रेड रॉट ऑफ शुगर केन का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, उसका परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस, जिसका सिनोनिमस है पाइजेलोस्पोरा टुकुमेनेंसिस। ये डिजीज सबसे पहली बार जावा में वेंट ने 1893 में देखा था। इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले आपको सिम्टम जो दिखाई देगा वो इसकी लीफ पर दिखाई देगा। इसकी लीफ तीसरी या चौथी लीफ, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरी या चौथी लीफ, इसकी टिप से साइड से विदरिंग होनी शुरू होती है। उसमें जो ये थर्ड या फोर्थ लीफ जो है वो टिप से मार्जिन को होते हुए मुरझानी शुरू हो जाती है। और इसका टिपिकल सिम्टम है इंटरनल, जो अंदर के टिश्यूज हैं वो उनका रेड होना। जब आप गन्ने को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे लाल रंग की धारियां, लाल रंग का टिश्यू उसमें दिखाई देता है। और इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसी के साथ इसमें व्हाइट कलर के पैचेस क्रॉस वाइज इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो डिजीज्ड गन्ना होता है उसके गन्ने से एक एसिडिक स्मेल आती है, एसिडिक खट्टी स्मेल आती है। वो किसकी होती है? गन्ने में एक्चुअली शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज। तो जब गन्ना सड़ना शुरू होता है तो इसकी सुक्रोज कन्वर्ट होके अल्कोहल और ग्लूकोज बना लेती है। तो वो जो गंदी स्मेल है, एसिडिक सॉरी स्मेल जो है, वो आपकी अल्कोहल की होती है। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, इसके जो गन्ने का स्टॉक है वो अंदर से खोखला हो जाता है और ये बाहर से इस पे माइसीलियम की ग्रोथ, कवक जाल की ग्रोथ दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे करके बाद में जो गन्ने की आउटर कवरिंग है यानी कि राइंड, जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, वो लॉन्गिट्यूडनली लंबवत रूप से सिकुड़नी शुरू हो जाती है। और इस पर ये यहाँ पर माइन्यूट छोटे छोटे ब्लैक कलर के फ्रूटिंग बॉडीज, वेलवेटी ब्लैक कलर की, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, ब्लैक कलर की फ्रूटिंग बॉडीज, वेलवेटी ब्लैक छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज इसमें बननी शुरू हो जाती हैं। वो उभरी हुई ऊपर से दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ये स्टेम के अलावा, लीफ की विदरिंग के अलावा, इसकी लीफ पर भी इसमें अपर सरफेस पे रेड कलर के लीजन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके मार्जिन्स जो डार्क होते हैं, धीरे धीरे करके बाद की स्टेज में इसमें बीच का इस हिस्सा स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, सेंटर का, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में ये स्ट्रॉ कलर का हो जाता है। ज्यादातर जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं वो लटक जाती है और लीजन से, जो लीजन वाला पोर्शन है, ये लीजन वाले पोर्शन से टूट जाती है। ये सारे डायग्राम्स ही हैं जिसमें ये यहाँ पर आप ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन, ये डॉट देख सकते हैं, ये इंटरनल टिश्यू देख सकते हैं जिसमें रेड कलर है, इसमें कहीं भी कुछ कुछ में व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ना। ये लीफ का पोर्शन है जिसपे लीजन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये स्ट्रॉ कलर का देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये आपका हेल्दी गन्ना है, जो इसको आप ट्रांसवर्सली काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, और जो डिजीज गन्ना है इसको काटेंगे तो ये इस तरह से इसमें रेड, ऐसे इसमें लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ये लॉन्गिट्यूडनल कटा हुआ है, ये ट्रांसवर्स कटा हुआ है। इसका पैथोजन कैसा होता है? जो रोग कारक है, जो रोगजनक है, वो कैसा होता है? इसकी जो फंगस है वो थिन हाइलाइन सेप्टेट जो फंजाई है उसमें इस तरह से पतले हाइलाइन और सेप्टेट अच्छी घने ब्रांचिंग वाले हाइफा बनते हैं। इस तरह से सेप्टेट इसका माइसीलियम होता है। फंगस में अभी पहले बताया था मैंने, माइन्यूट ब्लैक वेलवेटी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं? एसरवोलाई होते हैं। एसरवोलाई क्या होता है? फंगस का
तश्तरी नुमा फ्रूटिंग बॉडी होती है, एसेक्सुअल बॉडी ये है, जैसे ये एसरवोलाई है, ये आपका है एसरवोलाई। इसमें ये सॉसर शेप्ड होता है, जिसमें कि फंगस के कोनिडिया कुशन शेप स्ट्रक्चर बना के, कुशन जैसा स्ट्रक्चर इसमें बनता है, और इसी में इसकी सीटी, कोनिडियोफोर, होस्ट टिश्यू और कोनिडिया इसमें रहते हैं। आप इसको डिटेल में उस पर पढ़ सकते हैं किताब में। तो इसका जो कोनिडियोफोर है ये सिंगल सेल्ड होता है, एसरवुलस से निकलता है अंदर से, और क्लोजली पैक रहते हैं। हाईलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, छोटा होता है और एक सेल का बना हुआ होता है। इसी पर आपके लगते हैं कोनिडिया, ये आप देख रहे हो हल्के से कर्व हैं, इसको शेप को कहते हैं पैलकेट, हसिया के आकार का पैलकेट। ये पैलकेट शेप का कोनिडिया होता है, हाईलाइन होता है, ग्रेनुलर होता है, ठीक है, इस तरह का इसका कोनिडिया होता है। और इसी जो एसरवुलस जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसमें ये सीटी देख रहे हैं, ये सीटी, ये लॉन्ग रिजिड ब्रिसिल लाइक, ब्रश लाइक इसमें सेप्टेट सीटी बनती है, पाई जाती है। फिर उसके बाद फंगस में गोल गहरे भूरे रंग के से लेकर काले रंग तक पेरिथीसिया इसमें बनते हैं। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकाई है, जो इसकी परफेक्ट स्टेज में होता है। तो ये जो है आपका है पेरिथीसिया, जो गोल होता है और ये मुंह से थोड़ा सा सिरे पर खुला होता है। ये इसका है छिद्र, जो पेपिलेट होता है, थोड़ा सा उसमें उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है पेपिला की भांति, और ये होता है इसका छिद्र, ऑस्टियोल, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑस्टियोल, जो इसका छिद्र है ये गोल होता है। इसी में एसआई लगे रहते हैं, एसआई इसका एसआई इसकी एक और इकाई है, मतलब पहले पेरिथीसिया होगा, पेरिथीसिया के अंदर लगेंगे एसआई, और एसआई के अंदर होते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स इतने सुरक्षित है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो हार्ड होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल का काम करता है। और इसकी वॉल देख रहे हैं कितनी थिक है, और 3 लेयर बनी हुई है, आउटर, मिडिल और उसके बाद इनर। तो ये इसकी अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है। तो इसमें ये जो है एसआई लगे होते हैं। एसआई कैसे हैं? क्लेवेट इस शेप के हैं, एसआई आपके हैं इस शेप के, क्लेवेट मुग्धाकार के, इसको कहते हैं मुग्धाकार। ये आपने रामायण महाभारत में इस तरह का एक वो भी देखा होगा, गदा से थोड़ा मिलता हुआ होता है, ये वेपन्स होते हैं जो उसके आकार का होता है। ये सिंगल यूनिट्यूनिकेट लिखा है, मतलब सिंगल लेयर होती है इसके चारों तरफ, मतलब एसआई जो है एक लेयर होती है, इसमें आउटर कवरिंग एक लेयर होती है केवल। इसके अंदर इस तरह से 8 एस्कोस्पोर अरेंज रहते हैं, इस तरह से इसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा एसआई में पेरिथीसिया में ये पैराफाइसिस भी पाए जाते हैं, जो पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं और एसआई के साथ तो इसमें पाए जाते हैं। इसका जो एस्कोस्पोर जो इसमें अरेंज रहता है, ये एलिप्सॉइड, फ्यूजॉइड या फ्यूजॉइड होता है। फ्यूजॉइड को कहते हैं स्पिंडल के आकार का, तरकुनुमा होता है, हाईलाइन होता है। ये सिरे पे स्ट्रेट या हल्का सा कर्व लिए होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर केन को जो फेवर करती हैं वो कंडीशन है मोनोकल्चरिंग ऑफ शुगर केन, मतलब कि शुगर केन की ही क्रॉप को हर बार फील्ड में लगाना, एक ही तरह की खेती करते रहना। तो दूसरा रेटून क्रॉपिंग, मतलब वहीं गन्ना छोड़ देते हैं फील्ड में, वही उसको आगे ग्रो कर देता है, तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन का कारण बनते हैं। तीसरा है वाटर लॉगिंग कंडीशन, फील्ड में पानी भरा रहे और इंजुरीज जो इंसेक्ट की काट के उसमें घाव बना देते हैं, ये इसके फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। इसका सर्वाइवल कैसे होता है और कैसे ये डिजीज फैलती है? प्राथमिक रूप से ये डिजीज सॉइल या डिजीज्ड सेट्स, जो गन्ने के सेट होते हैं उसके, बीमार गन्ने के सेट के द्वारा या मिट्टी के द्वारा प्राथमिक रूप से फैलती है, जबकि द्वितीयक फैलाव इसका
हवा के द्वारा या रेन के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा या मिट्टी के द्वारा होता है। रेनी सीजन में ये इसका बहुत फेवरेबल मौसम होता है। डिजीज जो है इतनी तेजी से फैलती है कि सारी की सारी क्रॉप ड्राई हो जाती है। डिजीज साइकिल, ये फंगस जो है जनरली सेट बोर्न है, मतलब जो गन्ने के सेट उसमें फील्ड में लगाने के लिए यूज करते हैं, उसमें ये फंजाई जो है सर्वाइवल का काम करती है और सॉइल में भी सर्वाइवल का काम करती है। और इसके अलावा जो स्टबल्स होता है, भूसा होता है, जो डेब्रिज होती है, उसमें ये क्लेमाइडोस्पोर्स के रूप में और डोरमेंट माइसीलियम के रूप में रहता है, जो नेक्स्ट सीजन में सर्वाइवल का काम करता है। ये अभी मैं बता ही चुकी, प्राइमरी इन्फेक्शन सेट के द्वारा होता है मेनली, फिर उसके बाद फील्ड में आने के बाद सेकेंडरी स्प्रेड जो है, द्वितीयक फैलाव जो है पानी के द्वारा, जो सिंचाई का पानी आप लगाते हैं या जो कल्टीवेशन के लिए जो आप क्रॉप को लगा रहे हैं उसके लिए जो औजार यूज करते हैं उनके द्वारा भी ये फैलता है। रेन की ड्रॉप्स के द्वारा भी ये फैलता है, और तेज हवाएं होती हैं और ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, वो कोनिडिया को बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे की तरफ फैला देती हैं। ये फंगस जो है उसी फैमिली के कोलेट्रल होस्ट पर भी, पार्श्विक परपोषी पर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि सोरगम वल्गेयर, सैक्रम स्पॉन्टेनियम, सोरगम हेलिपेंस। कोनिडिया जो है जब पत्ती पर सेटल हो जाते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं, जनन करते हैं, और पत्तियों में घाव के थ्रू जो इंसेक्ट बना दे या आपके औजार यूज करने की वजह से जो घाव बन जाते हैं, उससे अंदर की साइड ये जर्म ट्यूब एंटर करती है, प्रवेश करती है। ये पत्तियों में होता है। स्टेम में इन्फेक्शन जनरली जो बोरर होता है उसके थ्रू फैलता है। सॉइल बॉर्न जो फंगस है, ये जो कट एंड होते हैं वो हेल्दी सेट्स में वहां से एंटर कर देता है और शूट में जल्दी ही इन्फेक्शन, अर्ली इन्फेक्शन कॉज कर देता है। परफेक्ट स्टेज इसकी फंगस की प्रकृति में पाई जाती है, लेकिन इसका रोल, एस्कोस्पोर का रोल डिजीज साइकिल में अभी तक नहीं पता लगा है। मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। क्रॉप रोटेशन किसके साथ करें? राइस या ग्रीन मैन्योर क्रॉप के साथ। डिजीज फ्री सेट लगाएं या डिजीज फ्री सेट फील्ड से सेट को सेलेक्ट करें, चयन करें। डिजीज क्रॉप की रेटिनिंग को अवॉइड करें। जब सेट को लगा रहे हैं तो उसको 0.1% कार्बेंडिजिम या 0.05% ट्राइडेमिफोन के सॉल्यूशन में 15 मिनट के लिए भिगो दें प्लांटिंग से पहले। जब प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो सीड जो शुगर केन का सेट है उसको 0.1% कार्बेंडिजिम के सॉल्यूशन या ट्राइडेमिफोन के 0.05% सॉल्यूशन में सोक करके रखें और फिर उसके 15 मिनट बाद लगाएं। रेजिस्टेंट वेराइटीज, एज यूजुअल रेजिस्टेंट वेराइटीज को उगाएं। और इसके अलावा सेट को 52 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 5 घंटे के लिए स्टीम में गुजारें और उसके बाद मॉइस्ट हॉट एयर को, उसके बाद उस पर मॉइस्ट हॉट एयर 54 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए अप्लाई करें। सीड को आप ट्रीट करने के लिए एयरेटेड स्टीम को यूज करें 52 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 5 घंटे, और फिर उसके बाद मॉइस्ट हॉट एयर यूज करें 54 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए।